ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर हिस्ट्री का, नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, और इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि कैसे, जैसे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था नेशनलिज्म इन यूरोप, हाथ हटाओ वैसे, ठीक है, नेशनलिज्म इन यूरोप। तो उसमें हमने क्या पढ़ा कि कैसे रिवॉल्यूशनर होता है, रिवॉल्यूशनरी होता है, और कैसे लोग अपने लिए स्टैंड लेते हैं और स्टैंड लेकर के कैसे वहाँ पे अपने राइट्स के लिए लड़ते हैं, और धीरे धीरे करते करते पूरे यूरोप में क्या करते हैं, नेशन की भावना लाते हैं, नेशनलिस्ट एस्टेब्लिशमेंट होता है। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि पहले वहाँ पे क्या था, मोनार्किकल सिस्टम था और राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये प्रथा चलती आ रही थी। धीरे धीरे उस चीज को खत्म किया गया और खत्म करके नेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया। तो नेशन और स्टेट में प्रीवियस चैप्टर में बताया था कि नेशन और स्टेट में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस है कि नेशन क्या है, स्टेट क्या है कि जहां तक हम प्लेस को एक्वायर कर सकते हैं वो स्टेट है, और नेशन क्या है कि स्टेट तो एक्वायर कर रहे हैं, जगह तो एक्वायर कर रहे हैं, जगह के साथ साथ हम क्या एक्वायर कर रहे हैं, हम लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं अपनी कल्चर। तो जब हम अपनी हिस्ट्री और अपने कल्चर को शेयर करते हैं वो कहलाता है नेशन स्टेट। ठीक है, तो यूरोप में हमने देखा कि कैसे नेशनलिज्म आता है, सब लोग को अपने राइट्स मिलता है। फिर लास्ट में जाकर के जैसे कि 1946 में वुमेन को वोट देने का राइट मिलता है। ठीक है, स्टार्टिंग में वुमेन को वोट देने का राइट नहीं था यूरोप में पूरी। तो धीरे धीरे करते हुए कैसे सब चीज ठीक होता है। ठीक उसी तरह भारत में भी कैसे नेशनलिज्म आता है, कैसे कैसे चीजें ठीक होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि भारत में किसका कब्जा था, ब्रिटिश का, और भारत में ब्रिटिश भारत को पूरी तरह से एक्वायर किया हुआ था। ठीक है, अब देखो जब कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री को पूरी तरह से जब कंट्रोल करती है, एक्वायर करती है, उसको बोलते हैं कॉलोनियल पीरियड। क्या बोलते हैं? कॉलोनियल पीरियड। और जब उस कॉलोनियल पीरियड को खत्म करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं एंटी कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, तो भारत से हमको क्या खत्म करना था, कॉलोनियल पीरियड को खत्म करना था। और भारत में हर जगह जगह यही सोचा जा रहा था कि कैसे ब्रिटिश का आधिपत्य भारत से खत्म हो और कैसे राष्ट्रवाद आए। तो लोगों के प्रति देश प्रेम जगाना, हमारे भारत में ऑलरेडी देश प्रेम था। यूरोप में हमने देखा कि लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना जगाई गई, हमारे अंदर लोगों में था, लेकिन फिर भी उस चीज को और बढ़ाया गया और इंक्रीज किया गया। और उस चीज को करने के लिए फिर नेशनलिज्म आया। कब आया भारत में? तो जैसा कि देखते हैं कि हमने प्रीवियस चैप्टर में यूरोप के बारे में पढ़ा और कैसे वहाँ क्या क्या है इस बारे में हमने डिस्कस किया। देखो इन इंडिया एंड एज मैनी अदर कॉलोनीज ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलाइज्ड इंटीमेट कनेक्ट टू द एंटी कॉलोनीज मूवमेंट। ठीक है, तो कौन सा मूवमेंट था? एंटी कॉलोनीज मूवमेंट। एंटी कॉलोनीज का मतलब बताया तुम लोगों को, इसका मतलब बताए थे ना, बताए थे ना क्या होता है? कॉलोनीज का मतलब होता है कि जब कोई एक बड़ी कंट्री दूसरे कंट्री को एक्वायर कर लेती है वो क्या कहलाता है? कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, और जब उससे फ्री हो जाता है यानी कि हटा देते हैं उसको बोलते हैं एंटी कॉलोनियल पीरियड। तो एंटी कॉलोनियल पीरियड या एंटी कॉलोनियल मूवमेंट कब आता है? भारत में ये मूवमेंट लाया जाता है। इस मूवमेंट के जरिए हम ब्रिटिश को अपने भारत से हटाना चाहते हैं। अब देखो This sense of being oppressed under colonies provide a shared bond that tied to many different group of together, but each class and group felt effort of colonies। मतलब हर टाइप के लोग अलग अलग एक दूसरे से प्रताड़ित था। अंग्रेज हर भारत के हर कोने में अपने आप को पूरी तरह डेवलप कर चुका था। ठीक है, हर चीज पे उसका कंट्रोल था, वो चाहे रेलवे हो, टेलीफोन हो, या फिर छोटी सी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो या छोटी सी इंडस्ट्री हो, सब पे किसका कब्जा था? किसका कब्जा था? ब्रिटिश का कब्जा था। तो देखो अब होता क्या है कि इसमें हम पढ़ेंगे कि इन अर्लियर टेक्स्ट बुक यू हैव ऑलरेडी नो अबाउट द ग्रोथ ऑफ द nationalism in India and took up the first decade of the 20th century. In this chapter we'll pick up the story from 19th century and study about the non-cooperation and civil disobedience। अब देखो हमको इसमें पढ़ना क्या है, 1914 से स्टार्ट करना। ठीक है, 1914 में क्या हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से स्टार्ट हुआ था, कब तक चला था? 1918 तक। इस वक्त क्या चला था? फर्स्ट
वर्ल्ड वार। और सेकेंड वर्ल्ड वार कब चला था? 1939 से 1945। वेरी गुड। इस वक्त क्या चला था? सेकेंड वर्ल्ड वार। ठीक है, अब देखो फर्स्ट वर्ल्ड वार से हम स्टार्ट करेंगे, यहां से हमको जानना है। ठीक है, क्यों यहीं से क्यों जानना है? क्योंकि इसके आगे की पढ़ाई, इसके आगे क्या हुआ था भारत में, हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, 8 में पढ़ चुके हैं। तो अभी हमको ये पढ़ना है, फिर हमको पढ़ना है 1990s। ठीक है, क्या हुआ था इस टाइम पे? जलियांवाला बाग हत्याकांड। और क्या हुआ था? रॉयलेट एक्ट आया था। फिर हमको पढ़ना है 1920s, इसमें क्या हुआ था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। फिर हमको पढ़ना है 1930 और 1932, इस वक्त क्या हुआ था? सिविल डिसोबिडेंट मूवमेंट हुआ था। ठीक है, और गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। तो ये सब के बारे में हमको जानना है इस चैप्टर में। इससे पहले वाले जितनी भी स्टोरी है कि भारत में 1857 आया, वो कैसे क्या क्या हुआ, कैसे कंपनी टू क्राउन ट्रांसफर हुआ, वो सब हम पहले पढ़ चुके हैं। अब कंपनी टू क्राउन कैसे ट्रांसफर हुआ? पहले कब हुआ था बैटल ऑफ प्लासी? इसमें क्या हुआ था? बैटल ऑफ प्लासी। फिर क्या हुआ था? बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, इस वक्त धीरे धीरे अंग्रेज इवॉल्व हो रहे थे। कहाँ इवॉल्व हो रहे थे? भारत में धीरे धीरे विकसित कर रहे थे, राइज कर रहे थे, खुद को ग्रो करवा रहे थे। ठीक है, तो ये सब कहाँ पे हो रहा था? ये सब एक जगह था, वहां पे हो रहा था। कहाँ पे हो रहा था? भारत में, बंगाल में। यानी कि अंग्रेज बहुत सारे देश आए, भारत में आए ना, डेनिश आया, फ्रेंच आया, स्वीडन आया, पुर्तगाल आया, बहुत सारे आए, फॉरेनर बहुत सारे आए, लेकिन सबको एट द एंड ब्रिटिश भगा देता है भारत से। बचता कौन है? पुर्तगाल और ब्रिटिश। तो पुर्तगाल कहाँ रहता है? पुर्तगीज कहाँ रहते हैं? गोवा पे उनका अधिपत्य रहता है। और इनका कहाँ रहता है? पूरे भारत में, गोवा को छोड़ती। अब एक बात देखो कि धीरे धीरे बंगाल में वो ब्रिटिश राज करना शुरू किए। कहाँ से राज करना शुरू किए? बंगाल में। देखिए कि इंडियंस इतने इनोसेंट हैं, इनको कुछ भी करके जीता जा सकता है, किसी भी चीज से तोड़ा जा सकता है। तो बंगाल में कौन था? कौन था इनसे मिला था? रॉबर्ट क्लाइव था। क्या था? गवर्नर था बंगाल में। उस वक्त जब बंगाल से वो लोग राज करना सीखे तो एक गवर्नर था। कौन था वो? रॉबर्ट क्लाइव। और देखो रॉबर्ट क्लाइव का पोस्ट मिला था बंगाल में, वो कौन सा पोस्ट था? गवर्नर का। बाद में एक एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत इस पोस्ट को चेंज कर दिया जाता है और क्या बनाया जाता है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यानी कि क्या बनाया जाता है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। कल ही पढ़ाया था ना, कल ही बताया था ना कि बंगाल में गवर्नर का पोस्ट था। गवर्नर के पोस्ट पे कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। और बाद में एक एक्ट आया, उस एक्ट को क्या बोलते हैं? द रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा एक्ट? 1773। और इस एक्ट के जरिए गवर्नर का पोस्ट हटा के क्या किया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब ये बताओ कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में पहली जो लड़ाई लड़ता है 1757 में, वो किससे लड़ता है? बंगाल के नवाब से, सिराजुद्दौला। क्या नाम था? सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला को हरा देता है। हराता नहीं है, सिराजुद्दौला बहुत ताकतवर इंसान था, वो जल्दी हारता नहीं है। उसका जो दामाद था, सन इन लॉ था, उसको क्या करता है? अपने अंडर में ब्रिटिश करता है, उसको लालच देता है पैसा वगैरह का। और वो मीर कासिम, उसका जो सन इन लॉ था, वो जाके ब्रिटिश से मिलता है और लास्ट में मीर कासिम का बेटा जो रहता है मीरान, वो क्या करता है? सिराजुद्दौला को पीछे से तलवार मार के खत्म कर देता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी हम स्टोरी क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि जान सके कि ब्रिटिश का पोस्ट कैसे चेंजेस हुआ, ब्रिटिश कैसे कैसे धीरे धीरे इवॉल्व होने लगा बंगाल में, और बंगाल से इवॉल्व होते बिहार में आया, उड़ीसा को अपने अंदर में किया, और धीरे 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 धीरे
बढ़ते चला गया। तो बंगाल को तीन को स्टेट को मिला के बंगाल, बिहार, उड़ीसा को क्या किया था, मर्ज कर दिया, ठीक है। और धीरे धीरे फिर ये सब चीजें होती चली गई। अब देखो, तो उस वक्त अभी हम लोग जाने कि 1919 से स्टार्ट करेंगे रॉयलेट एक्ट, जालियांवाला बाग, और 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और क्या था, नॉन वायलेंस मूवमेंट, और 1930 वगैरह में सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट के बारे में हमको पढ़ना है। अब देखो, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन, यही से स्टार्ट है। अब देखो, जैसा कि हम लोग देखे थे प्रीवियस चैप्टर से स्टार्ट किए थे, सारा ब्रीफली जान के थोड़ा बहुत। अब देखो 1919 में हम लोग देखते हैं कि नेशनल मूवमेंट स्प्रेड कर रहा था, न्यू एरिया कवर कर रहा था, जिसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप। क्या बोलते हैं, इनकॉर्पोरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप एंड डेवलपिंग न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल। हाउ डू यू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट विथ इम्प्लीकेशन डिड दे हैव। ये क्वेश्चन पूछता है 10th क्लास में। 10th क्लास में ये 2014 या 19 में ये क्वेश्चन पूछा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके लाओगे तुम लोग, ठीक है। तुम लोग बुक पे अंडरलाइन कर लेना। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं कि कैसे नेशनलिज्म आया। नेशनलिज्म को स्टेब्लिश करने के लिए क्या क्या 1919 में हुआ, कौन कौन से मूवमेंट आए और क्या क्या चीज को इफेक्ट किया। तो सबसे ज्यादा हमारा इकोनॉमिक फैक्टर और पॉलिटिकल सिचुएशन को ज्यादा इफेक्ट हुआ। कैसे इकोनॉमिक फैक्टर इफेक्ट होता, कोई बता सकता? हाँ, क्योंकि उस टाइम पे क्या हो रहा था, वर्ल्ड वॉर चल रहा था। कब? 1914 के समय में। तो भारत से सारे जो सैनिक थे, सोल्जर थे, वो भारत से किसके तरफ से जा रहे थे लड़ने? ब्रिटेन के तरफ से। तो ब्रिटेन के तरफ से जो सैनिक जा रहे थे उन पे खर्चा हो रहा था। तो उन पे जो खर्चा हो रहा था वो हमारे इकोनॉमिक फैक्टर को अफेक्ट कर रहा था। और पॉलिटिकली कैसे अफेक्ट हो रहे थे? पॉलिटिकली कैसे इफेक्ट कर रहे थे? पॉलिटिकली इस वे से इफेक्ट कर रहे थे कि भारत में उस वक्त आईएनसी स्टैब्लिश हो चुकी थी। आईएनसी भारत के लोगों के लिए लड़ रहा था, लोगों के बारे में भलाई सोच रहा था, ठीक है। और उस वक्त ब्रिटिश कोई और कॉन्स्पिरेसी रच रही थी। तो इस चक्कर में पॉलिटिकली भी इफेक्ट हो रहा था। और उसी वक्त वर्ल्ड वॉर छिड़ गया था। तो वर्ल्ड वॉर की वजह से ब्रिटेन का सारा ध्यान किधर था? वर्ल्ड वॉर की तरफ। तो पॉलिटिकली भी इफेक्ट हो रहा था हमारा भारत। अब देखो, यहाँ पे देखेंगे कि दो ऐसे सिचुएशन आई। कौन कौन सा दो सिचुएशन? पहला बात कि वर्ल्ड जो भी वर्ल्ड वॉर हो रहा था, वर्ल्ड वॉर में हमारे अपने सोल्जर्स, भारत के सोल्जर्स को जबरदस्ती भेजा जा रहा था। कहाँ भेजा जा रहा था? वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए सोल्जर्स को। तो जो जबरदस्ती फोर्सफुली जो रिक्रूटमेंट होती थी उसको बोलते थे सिपॉय। उसको यहाँ से वहाँ ट्रांसफर किए जाते थे। तो वो उस पर पैसे खर्चे होते थे। और उसी टाइम पे हम देखते हैं कि भारत में अचानक से होता क्या है कि फसल का जो प्रोडक्शन है वो घट जाता है, यानी कि फसल की कमी हो जाती है। और फसल की कमी होने के कारण प्रोडक्शन कम होता है। और जब प्रोडक्शन कम होता है तो सप्लाई रुक जाता है। और जब सप्लाई रुक जाता है तो डिमांड बढ़ जाती है। तो जैसा कि हम बताए थे कि मान लो ये एक पेन है, इसको लेने के लिए 2 लोग हैं और एक ही पेन बचा है, इसका मतलब सप्लाई खत्म है, डिमांड ज्यादा है, एक की जगह 2 है या 3 मान लो। अब इसका प्राइस 10 रुपए से कितना हो गया? 25 रुपीज। तो ये जो 15 रुपए बढ़ा, क्यों बढ़ा? क्योंकि जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वही देगा। तो क्या हुआ, जब सप्लाई नहीं होता है, प्रोडक्शन नहीं होता है, तो उस प्रोडक्ट का डिमांड क्या कर दिया जाता है? डिमांड तो हाई रहता है, तो हम प्राइस को हाई कर देते हैं कि जो ज्यादा पैसा देगा वही लेगा। तो उस वक्त भारत में सबसे ज्यादा लोग पैसे वाले थे क्या? इंडियंस? नहीं, इंडियन के पास तो कुछ था ही नहीं। तो जब इंडिया के पास पैसा ही नहीं है, प्रोडक्शन का शॉर्टेज हो गया, सारा फसल बर्बाद हो गया, तो वो लोग बेचारे गरीबे बिना भूखे खाए पिए वो क्या होने लगे? मरने लगे। और उस वक्त एक बीमारी का इंट्रोड्यूस हुआ था। कौन सा बीमारी था वो? इन्फ्लुएंजा। कौन सा था? इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, ठीक है। तो पहला 2 कारण था इकोनॉमिक और सोशल का। पहले तो देखो कि विलेजर्स को क्या किया गया? सप्लाई किया गया सोल्जर के लिए। और सोल्जर को क्या किया गया? फोर्सफुली रिक्रूटमेंट किया गया। फोर्सफुली रिक्रूटमेंट मतलब जबरदस्ती उनको क्या डाला जाने लगा?
सोल्जर्स के मतलब ब्रिटिश के सोल्जर्स में, जैसे देखो फोर्स रिक्रूटमेंट ए प्रोसेस बाय विच द कॉलोनियल स्टेट फोर्स पीपल टू ज्वाइन आर्मी, यानी हमारे इंडियंस के जितने पीपल थे उनको फोर्सफुली ज्वाइन कराया जाता था। कहाँ पे? ब्रिटिश आर्मी में भर्ती होने के लिए, और उनको जबरदस्ती, और जो थोड़े बहुत पैसे किसी के पास थे नहीं, जो गरीब थे, वो जा करके खुद से ज्वाइन होते थे, और जो ज्वाइन नहीं होना चाहते थे उनको जबरदस्ती ज्वाइन किया जाता था, और वो वहां जाते थे ब्रिटेन के साथ लड़ने के लिए, ब्रिटेन के साथ होकर के वर्ल्ड वॉर में शामिल होते थे। अब देखो दूसरा क्या था, देन 1918 टू 19 एंड 20 टू 21, यानी कि 1918 से लेकर के कब तक? 1921 तक में क्या हुआ? देखो यहाँ क्या लिखा है, क्रॉप फेल्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ रिजल्टिंग इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। क्रॉप्स का प्रोडक्शन खत्म हो गया। क्यों? सारे फसल खराब हो गए। जब सारे फसल खराब हो गए तो क्या हुआ? एक देखा गया कि अकम्पनाइड बाय इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, भूखे से भूखमरी से एक बीमारी का न्यू इंट्रोडक्शन हुआ, और वो कौन सी बीमारी थी? इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। और इसके कारण हम देखते हैं कि सेंसस में बड़ी मात्रा में गिरावट होती है। अब देखना कि हर 10 साल पे, हर 10 ईयर के बाद हमारे जो सेंसस होते हैं, उस सेंसस में हम देखते हैं कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो ग्रोथ करता है। 1991 में हुआ, तो इसका कब फिर सेंसस हुआ? 2001 में। 2000 में जब सेंसस हुआ, उसके बाद कब सेंसस हुआ? 2011 में। और 2011 में सेंसस कब होगा? 2027 में। क्यों? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि 21 में नहीं हो सका बिकॉज ऑफ कोविड। कोविड क्या था? पैंडेमिक था। तो पैंडेमिक की वजह से पूरे वर्ल्ड वाइड में सबका सिनेरियो चेंज हो चुका था, तो हमारा सेंसस नहीं हो पाया। तो अब हम देखेंगे कि बिफोर 1991 हम जब बात करते हैं 1911 टू 1921, इस वक्त जब सेंसस हुआ तो भारी मात्रा में पॉपुलेशन का गिरावट हुआ। ठीक है, यानी कि तब सेंसस क्या हो रही थी? हर वक्त सेंसस क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था। क्या हो रहा है? और 11 से 21 में सेंसस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि उस बीमारी में कितने लोग मर गए थे? देखो 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ से 30 लाख लोग मर गए थे। पीपुल पेरिश्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फैमाइन एंड द एपिडेमिक। एपिडेमिक के कारण कितने लोग मर गए थे? 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 30 लाख लोगों की मौत हो चुकी थी। तो सोचो कि उस वक्त एज पर सेंसस 2021 में हम देखते हैं कि 20 करोड़ आबादी थी। कितनी? 20 करोड़। और उसमें से कितने गिरावट हो गई? यानी कि 20 करोड़ का हमारा है पॉपुलेशन, और उसमें से डायरेक्ट कितना डिक्रीज कर गया? 1 करोड़ 20 लाख और 1 करोड़ 30 लाख लोग क्या हो गए? मर गए। तो सोचो कि सेंसस में हमारे पॉपुलेशन का जो है, जो सेंसस हुआ उसमें बड़े भारी मात्रा में गिरावट हुआ। अब देखो, people hope that their hardship would be after war, and but that did not happen। मतलब people सोचते रहे कि कुछ वॉर के बाद कुछ चेंजेस होगा, वर्ल्ड वॉर खत्म होगा, लेकिन ऐसा कुछ चेंजेस नहीं होता। हमारे भारत का जो दशा है, जो दिशा है, वो वैसे ही रहता है। ब्रिटिश वैसे ही आते हैं और वैसे ही प्रताड़ना शुरू करते हैं। लेकिन उसी वक्त गांधी जी का क्या होता है? आगमन होता है। क्यों? गांधी जी गए रहते हैं साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका में हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं कि साउथ अफ्रीका में ब्रिटिश वहाँ पे भी रूल करती थी, और वहाँ पे रूल करती थी जिसको बोलते थे उस सिस्टम को एपार्थाइड सिस्टम। वहाँ पे होता क्या था कि ऑन द बेसिस ऑफ कलर वहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था साउथ अफ्रीका में, यानी ब्लैक के लिए अलग ट्रीटमेंट होता था और व्हाइट के लिए अलग ट्रीटमेंट होता था। तो ब्लैक के लिए अलग रोड की व्यवस्था, ब्लैक के लिए अलग रेलवे की व्यवस्था, ब्लैक के लिए अलग पार्क, और रोड के व्हाइट के लिए सारी फैसिलिटी भर भर के दी जाती थी। तो उस वक्त व्हाइट वहां पे भी ब्लैकों पे जाति करता था साउथ अफ्रीका में। तो गांधी जी वहां पे थे, तो एपार्थाइड सिस्टम को खत्म करने के लिए वहां पे उन्होंने एक ऐसी मोमेंट निकाला जिसको हम बोलते हैं सत्याग्रह मोमेंट।
तो वही सत्याग्रह मूवमेंट का कॉन्सेप्ट गांधी जी लेके साउथ अफ्रीका से जनवरी 1915 में भारत आते हैं, और वहां से फिर हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन सा कॉन्सेप्ट लाते हैं। जैसे देखो, गांधी जी, महात्मा गांधी आते हैं और क्या लाते हैं, रिटर्न टू इंडिया जनवरी 15। कब आते हैं, जनवरी 15 में आते हैं। और एज यू नो ही हैड कम फ्रॉम द साउथ अफ्रीका एंड ही हैड सक्सेसफुली फाइट, और वो अच्छे से फाइट करके जो कॉन्सेप्ट लाते हैं उस पर वर्क करते हैं। तो कौन सा वर्क था उनका, क्या था मोटिव, सत्याग्रह था। ठीक है, क्या हो, कोई डाउट है? अच्छा ठीक है। अब देखो वो क्या करते हैं कि पूरे मास पे, पूरे भारत में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, और उस पूरे मास को सोचे कि कैसे हम कैप्चर करें, कैसे कौन सा तरीका अपनाए कि सारे लोग हमारी बात को माने और हमारे पथ पे चले। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस देन फिजिकल फोर्सेस नॉट नेसेसरी टू फाइट ऑपरेशन। गांधी जी ने एक बात कहा, सत्याग्रह मूवमेंट लाया और सत्याग्रह का मतलब सबको बताया कि सत्याग्रह की क्या पावर है। सत्याग्रह का मतलब होता है ट्रुथ और फॉलो फॉर द ट्रुथ, यानी कि फैक्ट है, वो फैक्ट की सच्चाई क्या है और फैक्ट का सोर्स क्या है। तो पहले बात कि जो भी ट्रुथ है, इस ट्रुथ का सोर्स क्या है, क्या हो सकता है सोर्स, कहां से आ रहा है, क्या बात सच्चाई है, और इसके बाद उसमें कितनी फैक्टनेस है, यानी कि वो कितना सच है। तो गांधी जी ने एम्फसाइज किया सत्याग्रह पे, और सत्याग्रह का मतलब होता है फैक्ट की रिलेटेड बातें। ठीक है, कि कौन कौन सी बातें सच्ची है, ठीक है, कौन कौन सी बातें अच्छी है। तो जिस बात को सच्ची है उसी को फॉलो करेंगे। तो सत्य के राह पे चलना गांधी जी ने सिखाया, सत्य के लिए आवाज उठाना सिखाया कि सत्य कभी गलत नहीं है। और उन्होंने ये भी सिखाया कि हम कभी भी सत्य के राह पे चलेंगे, कोई आत्मा है, कोई प्रताड़ित है, कोई सोल है, तो वो क्या करेगा, वो हमेशा सत्य की राह पे चलेगा तो उसको मुक्ति मिलेगा। ठीक है, उन्होंने पूरी पावर दिया उस पे, सत्याग्रह पे फोर्स दिया, और उसके बाद वो वर्ड पूरी तरह क्लियर किया। और उसके बाद उन्होंने बताया कि जो चीजें हम डंडा से मार पीट के नहीं कर सकते हैं वो हम बातों से कर सकते हैं। तो उन्होंने सबको एक अलग यूनिक कॉन्सेप्ट दिया, और सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं दिया, गांधी जी के कहने पे पूरे भारत के लोग उस वक्त इस चीज को फॉलो भी करते थे। हाँ, गांधी जी सही बोल रहे हैं। ऐसे ही इनके फैन फॉलोअर इतने ही नहीं बढ़ गए थे, गांधी जी सही बोल रहे हैं। गांधी जी बोल रहे हैं कि बात से हो सकता है, पहले तो लोगों को लगा ही नहीं कि बिना मार पीट के होगा, फिर गांधी जी जब करके दिखाया तब लोगों को लगा कि हाँ बात सही है, गांधी जी बातों से जीत ले रहे हैं। तो उसी वक्त से गांधी जी के फैन फॉलोइंग बढ़ गए। तुम लोग हंसो मत, तुम लोग कुछ कर नहीं सकते हो। अब देखो, this could be done appealing to consciousness of the operation. Operate people including the operator had to pursue the truth instead of being forced to accept truth. यानी कि मतलब है, ये कह रहा है कि कोई अगर आत्मा है, कोई सूल है, कोई प्रताड़ित है, तो हम उसको सत्य का आग्रह करवाएंगे, सत्य का परिचय देंगे और सत्य पे चलने के बारे में कहेंगे। सत्य की हमेशा जीत होती है। ठीक है, अब देखो, तो उन्होंने कहा था, गांधी जी बिलीव दैट दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। यानी कि गांधी जी बिलीव करते थे कि जो धर्म है, जो सच का धर्म है, वही सारे इंडियंस को यूनाइट करके, एकत्रित करके रखेगा। बाकी ये लोग, तुम लोग पढ़ना कि सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, प्योर सोल फोर्स होता है, ये पूरी चीजों को पढ़ लेना। देखो इसमें लिखा भी है कि सत्याग्रह इज नॉट ए फिजिकल फोर्सेस, यहाँ पे लिखा है कि सत्याग्रह इज ए प्योर सोल फोर्सेस। ठीक है, तो इस को खुद से पढ़ना। अब देखो, After arriving in India, Mahatma Gandhi successfully organized Satyagraha movement various places. In 1973, he traveled to Champaran in Bihar to inspire freedom struggle. गांधी जी सबसे पहले आते हैं, कहाँ जाते हैं, चंपारण में। कहाँ पे हैं, बिहार में। कब जाते हैं, 1917 में। क्या करने के लिए ट्रेवल किए थे, पीजेंट के लिए लड़ाई लड़ने के लिए गए थे। कौन सी लड़ाई थी वो, बिहार में जाते हैं कैंपेनिंग करने के लिए। वो कौन सा था, प्लांटेशनरी सिस्टम था, यानी कि उस वक्त नील कठिया सिस्टम, 3 कठिया सिस्टम जो चलता था इंडिगो उगाने के लिए, उस बेसिस पे बात करने के लिए वो कहाँ जाते हैं, चंपारण जाते हैं। ठीक है, और चंपारण में जाकर के लड़ते हैं और बाद में उस चीज को, पीजेंट को सफलतापूर्वक वो परिणाम दिलाते हैं, फिर अगेंस्ट के खिलाफ बात उठाते हैं और बात मनवा के आते हैं वहां से। पहला सत्याग्रह था वहां से, कब था,
1970 दूसरा सत्याग्रह उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, प्लानिंग किया 1917 में, और खेड़ा ऑर्गेनाइज किया गुजरात में, वो कब किया? 1918 में। और फिर एक और किया, he went to अहमदाबाद to organize a सत्याग्रह मूवमेंट among cotton mill worker। अहमदाबाद मिल्स जो था सत्याग्रह वो कब हुआ था? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कब हुआ था? 1918 में। सत्याग्रह कब हुआ था? 1917, यानी कि चंपारण वाला, ठीक है। और अगर हम दूसरा बात करें खेड़ा मूवमेंट 1918, ठीक है। तो इस सब चीजों को किए। अब देखो, अब उन्होंने धीरे धीरे क्या किया? रॉयलेट एक्ट को इंट्रोड्यूस किया। अब जैसे ये सब चीज लड़ लिए तो रॉयलेट एक्ट ब्रिटिशों के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। तो गांधी जी ने सोचा कि रॉयलेट एक्ट को हम क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। क्यों हटाते हैं? क्योंकि गांधी जी को लगा कि ये रॉयलेट एक्ट के तहत ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि रॉयलेट एक्ट की पॉलिसी थी नो अपील, नो वकील और नो दलील। तो ये तीनों चीज नहीं होगा, यानी कि कोई भी अगर लगे, कोई भी कुछ कर रहा है, कोई भी कहीं भीड़ में है, कुछ अलग चीजें कर रहा है, तो उनको क्या करना है? पकड़ लेना है और पकड़ के 2 सालों के लिए जेल में डाल देना है। जैसे ही जेल में डालेगा, उसको छूटने के लिए वो अपील नहीं कर सकता है, ना ही अपील कर सकता है, ना ही वकील हायर कर सकता है, और ना ही उसकी जजमेंट हो सकती है, ठीक है। तो नो अपील, नो अपील का मतलब नो अपील, इसका मतलब नो वकील, इसका मतलब, और नो दलील। कोई बता सकता है? नो अपील का मतलब कि जैसे ही तुमको गिरफ्तार कर लिए, तुमको भीड़ में देख के, सपोज करो ब्रिटिश है, तुमको भीड़ में देखे और तुमको पकड़ लिए, मुझे तुम पे डाउट हो गया। ब्रिटिश पे ऐसे ही इंडियंस पे डाउट होता रहता था, करो कुछ नहीं तो भी डाउट होता था। 2 लोग रोड पे दिखते थे, एक को पकड़ लेता था और उठा के 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया। और तुमको, हर इंसान का फंडामेंटल राइट्स होता है कि वो अपने लिए, कितना भी वो क्रिमिनल हो, कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, वो क्या करेगा? अपील के प्रोसेस को स्टैब्लिश करेगा, यानी कि अपने पोस्ट पुलिस ऑफिस में जाएगा, पुलिस स्टेशन जाएगा या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएगा, वहां अपील करेगा, वकील को हायर करेगा और फिर जजमेंट के लिए लड़ेगा कि हम गलत है कि सही है। लेकिन ये तीनों राइट्स को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया ब्रिटिशर ने, ठीक है। तो इसके तहत गांधी जी सोचे कि अच्छा ऐसा चल रहा है तो क्यों ना एक रॉयलेट सत्याग्रह लाया जाए। तो कब गांधी जी ने रॉयलेट सत्याग्रह लाया? 1919 में। और किसके लिए लाया? ब्रिटिशर के रॉयलेट एक्ट को अपोज करने के लिए लाया, ठीक है। उन्होंने उसके बाद गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटी एंड अलाउ डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजन, यानी कि ये सब लाने से, जैसे ही गांधी जी लाए, लोगों ब्रिटिशर ने देखा कि अरे ये तो फिर से चल दिए, लाठी लेके अपना फिर काम दिखाएंगे। तो अब क्या करते हैं? इस बार कुछ बड़ा करते हैं, लोगों के मन में अपना दहशत, अपना डर फैलाते हैं। और उसी वक्त सारे पॉलिटिकल मुद्दों को अंग्रेजों ने रिप्रेस कर दिया, दबा दिया, दबन कर दिया। और कोई कुछ करता था ना तो उसको इंटरनली ही खत्म कर देता था, ठीक है। गोली मार दिया डायरेक्ट, किसी को पता भी नहीं चलता था। तो एक तो काम वो किया, दूसरा क्या किया? ठीक है, चलो बंद।